नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। संवाद में खास बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि ये संचालक है श्री कृष्णा नर्सिंग होम की और एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं महिला एवं प्रसूति रोग की। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। नमस्कार। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले डॉक्टर साहब ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व को उसने परेशान कर रखा था, और जिस तरह से भारत में आया 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, और जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास में आते थे, वो कहीं ना कहीं सब बंद हो गया पूरा। कैसे आपने इस चुनौती का सामना किया? क्योंकि मुझे जैसा पता लगा कि आप तब भी लगी हुई थी, कई लोगों को आप फ़ोन पे ऑनलाइन सपोर्ट कर रही थी। कैसे क्या आपने किया इस पर लोगों को, जिसमें परेशानी न हो? आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? प्रशांत जी, जैसे कोरोना वायरस वुहान में दिसंबर में शुरू हुआ था जी, उसके बाद फरवरी लास्ट और मार्च में करीब भारत में इसमें मरीज मिलना शुरू हुए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये देखते हुए कि कहीं और देशों में जो स्थिति थी उसको देखते हुए ये डर था कि एकदम से ना फैल जाए यहाँ, और हम लोग की जनसंख्या भी जितनी बड़ी हम लोग की जनसंख्या, उसको देखते हुए उन्होंने एक प्रयास किया कि एक लॉकडाउन किया, जो 23 मार्च से शुरू किया गया और कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, जिससे कि बीमारी फैले ना, उसको रोकने के लिए। दूसरा, हमारे पास कोई उस वक्त संसाधन भी नहीं थे कि हम इसको हैंडल कर पाते। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हम तैयारी कर, जब भी कोई नई चीज़ आती, क्योंकि ये एक नई बीमारी है सबके लिए, और दूसरे देश में जो स्थितियां हुई उसके डर की वजह से जो जितने भी जो ये प्रयास किया गया कि भी हमारे पास जितनी बड़ी संख्या क्या है तो उसमें हम तैयारी कर सकें, उस चीज़ को देखते हुए। क्योंकि पहले हमारे पास ना मास्क थे, ना कोई किट था, उसको सुविधा नहीं थी, अस्पताल भी नहीं थे, बेड्स भी नहीं थे, तो ये सब देखते हुए लॉकडाउन किया गया। लेकिन लॉकडाउन होने पे जो बीमारी और बीमारियाँ या नॉर्मल जो बीमारियाँ वो तो ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो उसके लिए ये हुआ कि भाई मरीज को जब ज़रूरत है और बिल्कुल बंद है तो क्या किया जाए। तो इसमें एक टेली कंसल्टेशन शुरू किया गया CMO ऑफिस की तरफ से भी, और हम लोग भी अपने फ़ोन नंबर शेयर किए गए पब्लिक से कि भाई आपको अगर कोई परेशानी है तो हम जितनी आपकी सहायता कर सकते हैं वो टेली कंसल्टेशन पे किया गया। और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई हम 24 घंटे मरीज को सुविधा दे सकें, क्योंकि ऐसे तो हम देख नहीं सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मिलना में थोड़ा दिक्कत भी थी कि भाई परेशानी दोनों को हो सकती थी, हमें भी और मरीज को भी जी। इसलिए उस वक्त हम सभी डॉक्टर्स ने, रायबरेली के जितने डॉक्टर्स हैं, सब ने टेली कंसल्टेशन पे मरीज की हेल्प की गई। और जो इमरजेंसी थी वो जिला अस्पताल में इमरजेंसी खुली हुई थी, वहाँ पर इमरजेंसी हैंडल की जा रही जी। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से ये वाकई में बीमारी आई, कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए, लेकिन आप जैसे डॉक्टर जिस तरह से लगन के साथ में लगे थे, सेवा कर रहे थे, उसके लिए हम आपके इस जज्बे को भी सलाम करते हैं। आपने जिस तरह से काम किया, मरीजों को देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर थोड़ा भी सपोर्ट मरीज को कर देता तो कुछ ना कुछ उसको राहत जरूर मिलती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि आप एक संस्थान चला रही हैं, आपसे जुड़े बहुत लोग आपके साथ में थे, इस संकट की घड़ी में जी, उनका साथ कैसे दिया आपने? क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां थी और आप एक मुखिया के तौर पे वहाँ पे बैठे थे। कैसे आपने उनको आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने आपका साथ दिया? मैं समझना चाहता हूँ आपसे इस बात को। देखिए, जब लॉकडाउन किया गया तो सभी कुछ बंद था, लेकिन बंद होने के बाद आदमी की जो नॉर्मल सुविधा, जो खाना पीना रोटी, ये तो नहीं बंद हो जाता, ये तो चलना ही है। तो उसके लिए आपको, अगर जो आदमी आपके साथ, जो हमारा स्टाफ है, हमारा परिवार की तरह, जो हमारे साथ 25 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसका तो हमें ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है। तो उसको तो हमें चाहे कुछ भी है, क्योंकि हम इतने सालों 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं शहर में, और जो लोग हैं वो बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मेरे परिवार की ही तरह है। तो उनको, उनकी जो भी उनको मदद की ज़रूरत थी, उनको मदद, मेन मदद ये होती है कि आदमी के पास अगर खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, दिक्कत नहीं, तो उसको इस तरह से सपोर्ट किया जाए। उसके बाद जब खुला तो स्टाफ ये भी कह सकता था भाई मैडम हम तो नहीं आएंगे, बीमारी है, हमको लग जाए तो हमने उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सहायता की गई कि उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, और ट्रेनिंग प्रोग्राम करके सब स्टाफ को ट्रेन किया गया, और ट्रेन करने के बाद उनको जो भी सुविधाएं हम दे सकते, जो जरूरी सुविधाएं थी, जैसे मास्क की सुविधा है, शील्ड है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, और जितनी भी सुविधाएँ सब उनको प्रोवाइड की गई, जिससे कि उनकी भी है, उनको भी मतलब बचाव रहे
और हमारा भी बचाव रहे। और मरीज तो देखिए हम लोग महिला चिकित्सक हैं, तो डिलीवरी होना तो बंद नहीं हो सकती, वो तो होंगी। और कोई कौन देखेगा, कोई तो देखेगा ही। डॉक्टर की जिम्मेदारी है भाई, अगर मरीज को परेशानी है तो उसका रास्ता यही है कि सब लोग अपनी सुविधा मतलब अपना बचाव करते हुए जो भी चीज़ें बचाव के लिए, मास्क है, सैनिटाइज़र है, दूरी है, जो भी सब चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्टाफ और डॉक्टर दोनों लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और मेरे स्टाफ ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उसने जितनी भी, हाँ ये है कि उनको ट्रेनिंग देना हमारा काम है, क्योंकि भाई ट्रेनिंग हम ही लोग दे सकते हैं, वो तो उनको कुछ मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि नई बीमारी है, किसी को कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। एक नॉर्मल जो तरीका होता है भाई स्टाफ ध्यान रखता है सैनिटाइजेशन का, सफाई का, वो अलग है। लेकिन इस बीमारी में तरीका एकदम अलग है, क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल का स्वीपर से लेके और ऊपर स्टाफ नर्स तक, पहले सबसे पहले स्वीपर में ही कि भाई उसका बिल्कुल एक्सपोज है वो हर चीज़ के लिए, तो वो किस तरह से उसको सोल्यूशन बनाना है, किस तरह से नॉर्मली हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से हम लोग पोंछा लगता है और उसमें 3 बकेट सिस्टम होता है। सारी ट्रेनिंग पहले स्टाफ को दी गई, उसके बाद उसको फ्रंट लाइन में लाया गया, जिससे कि उसको भी दिक्कत ना हो और मरीजों को भी परेशानी। ये क्योंकि ऐसी बीमारी है एक से दूसरे में जाती है, हमसे दूसरे में भी जा सकती है, दूसरे से हम में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे से हम में ही आएगी, अगर हमें दिक्कत है तो हमसे भी दूसरे में जा सकती है। तो दोनों लोगों का बचाव जरूरी है। और उसमें जो नॉर्मल चीज़ें जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कि आप मास्क लगाइए और दूरी बना के 2 मीटर की दूरी बना के रखिए और हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से धोते साफ रखें। अपने हाथ से कोई जैसे मुंह को बार बार हाथ से ना छुएं, क्योंकि हाथ ऐसी चीज़ है अगर आप जहाँ भी छुएंगे वहाँ से आपको इन्फेक्शन अगर है तो मिल सकता है। तो ये सब सावधानियाँ रखते हुए हमने कोशिश की भाई जितना मरीज की हेल्प कर सकते हैं उतना करें। दूसरा सरकार ने भी बहुत हेल्प किया है, क्योंकि अब 24 घंटे हम लोगों को टेस्ट अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो हर मरीज को समझाया जाता है कि भाई आप टेस्ट करा के ही आएँ, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं कराएंगे, बाय द वे एक भी मरीज अगर दिक्कत वाला आया तो उससे सारे जितना भी संस्थान में लोग हैं वो सबको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए सब मरीजों को कोशिश किया 100% कि भाई सब लोग टेस्ट करा के आएँ और फिर भर्ती किया जाए, जिससे उनका भी आराम है और दूसरा संस्थान में भी किसी को प्रॉब्लम ना हो। तीसरा कि वो जब टेस्ट करा के आएंगे, हमारे यहाँ डिलीवरीज होती हैं, अब टेस्ट करा के नहीं आएगा पेशेंट और बाय द वे उसको इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे में जा सकता है और बच्चे में जाएगा डिलीवरी के बाद ही, पहले नहीं जाता है। मतलब अगर बच्चा पेट में है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस, अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि अंदर पेट में इन्फेक्शन हो जाए। अब हो सकता है आगे जाके कुछ रिसर्च हो, पता चले, अभी नहीं। तो बच्चा होने के बाद जब मदर उसको फीड कराती है, उसको हैंडल करती है, हाथ से छुएगी, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है अगर मदर पॉजिटिव है तो। तो उसको रोकने के लिए भी अगर मालूम है हमें पहले से कि मदर पॉजिटिव है तो उसको हम गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे बच्चे को हैंडल करना है, उसमें कैसे उसको दूध पिलाना है, कैसे हाथ की सफाई रखना है, मास्क लगाना है, प्रॉपर दूरी बना के रखना है, ये सब चीज़ें। और बच्चे से जब दूध पिलाएगी तो दूरी तो नहीं बना सकती, लेकिन हाथ साफ कर सकती है, मास्क प्रॉपर लगा सकती है। और बच्चे को हम मास्क नहीं लगा सकते और बच्चे ऐसे फैलाते भी नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो खांसी तो करते नहीं हैं कि उससे फैलेगा, सांस लेता है। तो अगर आप मास्क लगाएं तो उसका 70% प्रोटेक्शन तो हो ही गया ना जी। तो ये सब चीज़ें इनको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। अच्छा, जाहिर सी बात है, देखिए बहुत बड़ी समस्या, अगर किसी माँ को कोविड होता है तो एक बहुत बड़ी समस्या की बात है, इसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है और आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से उसको एक सुरक्षित रहने का क्या तरीका होता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसी ये जैसे हो गया, किसी को हो गया और उसका नवजात शिशु है, तो क्या उचित प्रयास करे वो कि जाहिर सी बात है बच्चा छोटा है तो किस तरह से वो उसको रख पाएंगे, उसका रखरखाव किस तरह से कर पाएंगी, कि उनको कहीं अलग शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्या कहना है इस बारे में? कुछ गाइडलाइन हमें बताइए कि जिससे हमें दर्शक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें आपसे। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनको, उनके लिए सरकार ने अलग से सुविधाएं दी गई हैं, अलग से हॉस्पिटल्स हैं। उसमें जनरल हॉस्पिटल में आप उनकी डिलीवरी नहीं करा सकते, तो उनको जब पॉजिटिव आता है कोई पेशेंट तो उसको
जहाँ जो संस्थान इसके लिए चिन्हित हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ उसकी डिलीवरी होती है प्रॉपर केयर के साथ, डॉक्टर्स के प्रॉपर केयर में। और डिलीवरी नॉर्मल जैसे सब मरीजों की होती है वैसे ही होती है, उसमें कोई डिलीवरी में कोई अलग नहीं है कि उसको कोई ज़्यादा कोई दिक्कत होगी उससे। बस ये ध्यान रखना होता है कि वो दूसरे में फैले ना, इसलिए उसकी सावधानी रखी जाती है। फिर बच्चा होने के बाद बच्चे को माँ को कैसे हैंडल करना है, तो उसको मेन होता है कि बच्चे को भाई कैसे छुएं। तो मेन है कि उसको जब भी छुएं वो अपना हाथ साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ करके छुएं। अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो अपना उनको ब्रेस्ट भी थोड़ा क्लीन करें और बच्चे को मास्क लगा के ही दूध पिलाएं, बिना मास्क के ना पिलाएं। और या कोशिश या कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं पिला सकती है तो वो अपना हाथ धो के अच्छे से मास्क लगा के साफ बर्तन में अपना दूध निकाल के, ऐसे जो उनके साथ अटेंडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको दे सकती है कि वो कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला दे। निकाल के दूध कटोरी चम्मच से पिलाया जा सकता है अगर अपने आप वो नहीं दे पा रही हैं कि ज़्यादा दिक्कत है तब। क्योंकि माँ का दूध ऐसा दूध है जो अगर बीमारी हो जाएगी उससे ज़्यादा दिक्कत उसको ना पिलाने से होगी। तो इसलिए माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि उसे हम अगर रोकेंगे तो उससे ज़्यादा परेशानियाँ बच्चे को उससे होंगी ना पीने से। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे बच्चा बच सकता है। जैसे शुरू में जो दूध आता है शुरू के 1-2 दिन में वो गाढ़ा पीले रंग का होता है, उसमें बहुत सारी इम्यूनोग्लोबिन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाती हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और वो ज़्यादा ज़रूरी है उसका उस वक्त। वनस्पति हम उसको माँ के पास से हटाएं या दूध ना दें। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की जो पूरा डेवलपमेंट है उसके लिए माँ का दूध ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको उससे हटाएं ना। जब भी पॉजिटिव आए सावधानी रख के उसको फीड जरूर कराएं। अच्छा मैम, जब मैंने आपको संवाद में आने की बात मैंने बताई और लगातार हमारे जो सोशल मीडिया में लोग जुड़े थे उसमें बहुत सारे सवाल जवाब भी आए। कई सारी महिलाओं के ये सवाल थे कि जैसे कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अभी तो बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, क्या करेंगे और आगे कैसे होगा। और मतलब एक समय एक ऐसा चल रहा है कि जिसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, WHO की भी गाइडलाइन आ रही है। आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि कैसे क्या बचाव हो। उन माओं के लिए क्या कहेंगे जो इस समय परेशान है, जिनको लगता है कि 1-8 महीने में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कैसे वो, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो कैसे आएँ और क्या क्या करें, किस तरह से बचाव अपना करें और किस तरह से रख रखाव करें? देखिए प्रशांत जी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू बीमारी है। इसमें मेन है कि इसमें परेशानी क्या है, जैसे एक नॉर्मल फ्लू खांसी जुकाम बुखार होता है वैसे ही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत जल्दी फैलती है। और कुछ पेशेंट को दिक्कत भी करती है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं करती। कुछ पेशेंट में जैसे 8-10% पेशेंट में परेशानी करती है और 1-2% में परेशानी मतलब मरीज को दिक्कत भी हो जाती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमें सब सावधानी रख के, मेन है सावधानी रखने में, मास्क प्रॉपर लगाना है, अच्छे से हाथ साफ रखने हैं, दूरी बना के रखना है, भीड़ वाले एरिया में ना जाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही अस्पताल आएँ, बिना ज़रूरत के ना आएँ कभी भी। जैसे शुरू में अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई है तो शुरू के 3 महीने में अगर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो वो डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमें क्या दवा लेनी है, क्या करना है। छोटी मोटी परेशानी के लिए ऐसे दवा ली जा सकती है। और बहुत कोई परेशानी है तो आएँ, लेकिन सब पूरी सावधानी के साथ आएँ। भीड़ वाले एरिया में बिल्कुल ना जाएँ और प्रॉपर अपना केयर मास्क लगा के सब कर ऐसे आए। ऐसे ना आए कि भाई कहीं भी चले गए, कहीं भी आ गए, ऐसे नहीं। तो उसमें उसको दिक्कत होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा, शुरू के 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो अल्ट्रासाउंड अगर दिक्कत नहीं है तो उसको आप पोस्टपोन भी कर। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले हमको ये देखना है कि हमें परेशानी ना आए, तो वही काम करना है जो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे 3 महीने में, जैसे 3 से 6 महीने के बीच में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है जो 4.5-5 महीना के आसपास कराया जाता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जाके एक बार दिखा भी सकते हैं और उसके बाद जो भी दवाई प्रॉपर है वो दी जा सकती है। बहुत ज़रूरी हो। और डॉक्टर्स में इसमें भी कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं RCOG ने, जो हमारी संस्था है फॉक्सी की, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उन्होंने गाइडलाइन बनाई कि आप शुरू के 3 महीने में एक बार पेशेंट देखें, फिर उसके बाद 20 हफ्ते पे, फिर उसके बाद 28 हफ्ते पे और उसके बाद 36 हफ्ते पे। नॉर्मल
तरीके में हम लोग शुरू के 7 महीने में हर महीने बुलाते हैं, 7 महीने के बाद 15 दिन में, और उसके बाद 9 महीना होने पे हफ्ते हफ्ते मरीज को अक्सर बुलाया जाता है। जो तरीका है वो ये है, लेकिन इसमें कट शॉर्ट उसको छोटा मतलब कम कर दिया गया विजिट्स को, जिससे कि मरीज का कांटेक्ट कम हो लोगों से, उसको परेशानी होने के चांस कम हो। प्रेगनेंसी में वैसे भी जो नॉर्मल पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट पेशेंट हैं उसमें चांसेस करीब करीब बराबर होते हैं कि बीमारी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बीमारी बहुत ज़्यादा मतलब भयानक तरीके से होगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होती है प्रेगनेंसी में लोगों की, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसमें अगर आप सावधानी रखेंगे तो बीमारी जल्दी से नहीं होगी जी। तो यही सब है कि आपको सावधानी रखनी है और ज़रूरत पड़ने पे, इमरजेंसी होने पे ही डॉक्टर को दिखाना है, बिना इमरजेंसी के नहीं आना है अस्पताल, जिससे आपका कांटेक्ट कम से कम हो। जी। तो मैम, प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या क्या करें? आपकी क्या सलाह है उनके लिए कि अगर जिस तरह से बीमारी चल रही है, एक दहशत का माहौल तो है ही है, हालांकि लोगों में बहुत जागरूकता भी आ गई, आप जैसे डॉक्टर भी जागरूकता फैला रहे हैं, तो वो क्या करें? मतलब वो अपने को बचाने के लिए, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास करें? क्या आपकी सलाह है उनके लिए? वो उसका प्रोसेस वो उसमें सेम ही है जैसे किसी नॉर्मल कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज़ दूसरी या प्रेग्नेंट, दोनों में ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक जैसे रूटीन होता है ना कि आपको अच्छा खाना खाना है, दाल, हरी सब्जियां, फल, ये चीज़, और फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, और साथ में मल्टीविटामिन की टैबलेट्स, विटामिन सी नॉर्मली जो दिया जाता है विटामिन सी 500 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं आप। और विटामिन सी की टैबलेट नहीं मिल पा रही है तो एक नींबू किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सलाद में डाल के या सब्जी में, जैसे भी आपको पसंद है, या कुछ लोग नींबू पानी भी ले लेते हैं तो वो ले सकते हैं। और विटामिन डी इसमें ज़रूरी होता है, तो नॉर्मल जो कैल्शियम हम लोग देते हैं उसमें विटामिन डी होता है, लेकिन अगर कम है किसी पेशेंट का आपने टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत, जैसे उसको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द या कमर में दर्द दिक्कत है तो उसमें टेस्ट भी कराया जा सकता है। अगर ज़्यादा कम है तो अलग से उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें, और आयरन कैल्शियम नॉर्मली प्रेगनेंसी में दिया ही जाता है सब पेशेंट को। तो इम्यूनिटी के लिए अलग से कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, जब कोई चीज़ आती है नई चीज़ तो हर आदमी सोचता है कि भाई कुछ कॉमर्शलाइजेशन भी हो जाता है चीज़ का कि भाई ये खाओ ये खाओ ये खाओ, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमको क्या खाना है। तो ऐसा कुछ ऐसा कोई है मतलब पैनिक क्रिएट नहीं करना है किसी को भी। नॉर्मल जो चीज़ें आप खाते हैं उसमें बस ध्यान रखना है कि ताज़ा खाना खाएं, सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है वो लें, और अपना प्रॉपर नींद लें। नींद भी एक इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 8 घंटे की नींद जरूर लें, तो उससे भी आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट मतलब बढ़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कोई भी कि आप बहुत ज़्यादा घबराएं उससे। बस ये सावधानी जरूर रखनी, जहाँ सावधानी हटी वहीं वो है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसा मैंने देखा कि आप लोग इस कोरोना काल में एक योद्धा की तरह लगातार लगे थे, और जो भी आम जनमानस की समस्याएं हो रही थी उसको कहीं ना कहीं आप पूरी शिद्दत के साथ में कोशिश कर रहे थे। देखिए, इसीलिए डॉक्टरों की संज्ञा जो है भगवान के तौर पे दी जाती है, और आप लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया उसको हम सैल्यूट करते हैं। हमारी पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है और आपको बधाई देती है कि आपने जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे लोगों को एक तरह से लाभ पहुंचाया, गाइड किया, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़, और इस बुरे वक्त में जिस तरह से आपने काम किया वो भी तारीफ़ के काबिल है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देती है तो आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास अपना परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रायबरेली में वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर संजय रस्तोगी जी, एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। अस्पताल के साथ साथ में परिवार की जिम्मेदारी के बारे में आपका क्या कहना है कि इतनी बड़े संकट काल में आप परिवार के बीच में जब जाते थे तो क्या लगता था आपको, कहाँ तक की परेशानी थी? मुझे बताइए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि आपने अपनी इस ज़िंदगी में, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा इस तरह की बीमारी जो इस तरह से फैलती हो, और एक माहौल भी था जिस तरह का, परिवार के साथ में आपने कैसे क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, बीमारी तो क्योंकि जब आई थी तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे फैलेती है क्या है, क्योंकि बाहर जो हो रहा था उसी को देख के सब लोग बहुत डरे हुए तो थे ही शुरू में कि भाई हाँ भाई क्या होगा, कैसे कैसे काम किया जाएगा। लेकिन जब सब चीज़ें
देखी गई कि भाई हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे काम करना है, कैसे मरीज को हैंडल करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग सावधानी रखते थे और घर जाते थे तो घर पे एक डर तो थोड़ा रहता है, लेकिन एक जिम्मेदारी जो होती है वो उससे ऊपर हो जाती है। तो जब जिम्मेदारी ऊपर, क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, अगर सभी इसी तरह डरेंगे तो फिर भाई और बीमारियां तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी ना। उसको देखते हुए तो सब कुछ लेके चलना पड़ता है कि भाई आपको वो भी देखना है, परिवार भी देखना है। तो थोड़ा सा ये है कि सावधानी ज़्यादा रखी जाती है बस, और तो जो काम करना है वो तो करना ही है। एक बात दिमाग में ये भी आता है कि भाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भैया कोई हर डॉक्टर अगर मना कर देगा मरीज को तो कौन करेगा। जी, तो ये है कि आप काम करिए लेकिन पूरी सावधानी लेके करिए बस। उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि ये सोच के कि अरे देखा जाए, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा काम करिए पूरी सावधानी लेके, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डॉक्टर साहब कि आपको परिवार भी देखना है, आपको एक सामाजिक तौर पर आपका एक बहुत बड़ा दायरा होता है, और आप भारतीय जनता पार्टी से भी आप संबंध है आपका, आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। कैसे देखती हैं आप भारत के प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट के बारे में, क्या कहेंगे आप? डिजिटल इंडिया जिस तरह से बना, अगर डिजिटल इंडिया ना होता तो मेरे ख्याल से जिस तरह से डेवलपमेंट अब शुरू हो गया है, और कई सारे आप देखिए कि कार्यक्रम का आयोजन आजकल ऑनलाइन हो रहा है, हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातचीत करते हैं, लगातार देश विदेश में लोग बैठे हैं। कैसे देखती हैं आप उनके सपनों को, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो सरकार जो भी काम कर रही है वो मल्टी डायरेक्शनल में काम हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है जी। और जो ये हमारी अब इस वक्त हम देख रहे हैं स्थितियाँ कि जो बीमारी है उसमें अगर हमारे पास डिजिटल इंडिया का सपना ना होता तो इस वक्त हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। जैसे डॉक्टर, एज ए डॉक्टर ही हम लोग टेली कंसल्टेशन अगर कर रहे हैं किसी पेशेंट से तो वो पॉसिबल नहीं था बिना आपके पास अगर नेटवर्क कवरेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है, मरीज अपनी रिपोर्ट्स भेज देता है, पूरे बात कर लेता है, डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं, कई बार देख भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर डिजिटल इंडिया नहीं है तो हमारे प्रधानमंत्री का सपना तो अब वो हर फील्ड में जैसे है ना, जैसे मास्टर हैं, उनका है कि हमें हर फील्ड में डेवलपमेंट करना है, चाहे कोई भी फील्ड है, किसी भी। और अभी मुझे लगता है जो ये बीमारी चल रही है, जिस तरह से हम लोग इससे निकल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम कोशिश निकल आएंगे इससे, तो उसमें उन्होंने इतनी सूझबूझ से काम लिया है। और मुझे लगता है कि अब वो, जैसे हमारे देश में पहले अभी तक हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत कम हमारा बजट था कि जो ज़्यादा कोई भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस पे अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि अगर कोई परेशानी ऐसी आ जाती है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे आयुष्मान भारत उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था कि हम जिससे कि देश के हर जो भी गरीब तबके के लोग हैं या BPL हैं उनको हम ये चिकित्सा सुविधा दे सकें, क्योंकि हर आदमी, बीमारी ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग बहुत पास से देखते हैं इसको, ऐसी चीज़ होती है अगर किसी को है और उसके पास उसके लिए संसाधन नहीं है जी, तो वो बहुत निरीह महसूस करता है अपने को, उसको लगता है कि अब जीने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम मर जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है उसको। तो ये चीज़ें जब किसी आदमी को आप सामने सामने ऐसे देखते हैं, उसके पास सुविधा नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जिसके पास सब चीज़ है उसको तो कुछ नहीं, उसको लगता है ठीक है पैसा है कर लेंगे। हालांकि पैसे से हर बीमारी ठीक नहीं होती है। फिर भी उन्होंने ये योजना ला के मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि गरीब लोगों को ये सुविधा मिल सके। और आगे हमें उम्मीद है कि बजट में और हमारे सुधार होंगे, जिससे कि अगर कोई ऐसी कोई मुसीबत हमारे देश में आती है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, उससे निकल सकें। और इसमें भी हम निकल आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज को भी ये समझना चाहिए, जैसे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, गाइडलाइन रोज़ चेंज हो रही है, क्योंकि बीमारी नहीं है, रोज़ नई नई बातें आती हैं, तो गाइडलाइन रोज़ इसीलिए चेंज होती हैं क्योंकि मालूम किसी को भी इसी के बारे में ज़्यादा है। जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसी के हिसाब से गाइडलाइन बनाई जाती है, या जो और रिसर्च होके सामने आ रहा है उससे गाइडलाइन। तो समाज को ये करना चाहिए कि जो गाइडलाइन आ रही है उसको
अच्छे से फॉलो करें, उसको निभाए कि जैसे कहा जा रहा है अभी मास्क लगाएं, तो सब लोग कोशिश करें कि मास्क लगाएं, कोशिश करें क्या 100% लगाएं। वो आपकी सावधानी की सुरक्षा के लिए भी है और दूसरे सामने वाले की सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि आपसे अगर बीमारी दूसरे को हो सकती है तो दूसरे से आपको भी हो सकती है। बिल्कुल। तो मास्क लगाना जरूरी है, हाथ बार बार साफ करना जरूरी है, साबुन पानी से ही धोए जाएं, अगर आपके पास सैनिटाइजर है साबुन पानी से धोएं और दूरी बना के रखें। बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ज़रूरी है काम है, ऐसे बाहर ना घूमें। जैसे नॉर्मली हम पहले होता था भाई कहीं भी है चले गए, लेकिन ऐसे अब नहीं करें। थोड़े समय की बात है, जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो फिर वैसे ही हम लोग उम्मीद है कि पहले की तरह हो जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं। अच्छा, आपने कहा कि देखिए 3 महीने का लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने किया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोगों को समझ में आया और हम तैयार भी हो गए। जो बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं अब मार्केट में मास्क अवेलेबल है बहुत बड़ी संख्या में, सैनिटाइजर भी अवेलेबल है बहुत बड़ी तादाद में, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी सैटरडे संडे भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से आप देखिए कि एक तरह से बंदी का पूरा होता है, माहौल होता है कि जो लोग मार्केट में घूमते हैं लगातार, एक तरह से 4-5 लोग इकट्ठा रहते हैं, क्या कहना है इनके बारे में आपको? कुछ आप इनको भी संदेश देंगे कि आप मतलब अगर इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इन लोगों को? कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, अगर जो लोग इधर बिना काम के इधर उधर घूमते हैं, उनको लगता है शायद घर में हम बोर हो रहे हैं, बाहर चल के भाई मिल लें सबसे, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है। तो इसमें हम उन लोगों को, तो हमें जो सरकार निर्देश दे रही है अगर उसको हम निभाएंगे नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं उसमें हम। जी बिल्कुल। अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी, क्योंकि अब ये अगस्त का महीना है, ये हम लोग अगस्त में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो हर आदमी को सोचना चाहिए, इस बारे में एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक रेस्पॉन्सिबल इंडियन बने, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इंडिया भारत हमारा देश है, क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है। तो ये इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, छोटा बड़ा सबको, जिस लेवल पे वो कर सकता है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा देश बना पाएंगे। क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे का भी और देश का भी, क्योंकि जितने भी कोई भी देश है उसमें जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब फिक्स हैं कि आपको इतना पानी, इतना बिजली, इतना सब खाने पीने की चीज़ें, अगर हम उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या हो सकती है और देश का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम तो ठीक है, हर आदमी सोचता है ना, जब वो रहता है वो सोचता है मेरे पास जो है वो है, तो वो तो ठीक है, हर एक की अपनी लाइफ है और लिमिटेड है, क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं कि आप जिंदा ही रहेंगे, हर आदमी की जो ज़िंदगी होती है वो समय के लिए होती है, तो वो चला जाएगा, लेकिन आप अपनी पीढ़ी को क्या दे जा रहे हैं? आप उसको तो उससे वंचित कर जा रहे हैं ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर और होता है ना अति सर्वथा वर्ज्यते, हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, तो आपको हर चीज़ मतलब उस तरह से इस्तेमाल करें कि उसको उसकी मतलब यूज़ प्रॉपर करें उसको, ये ध्यान रखें उसकी मतलब क्या कहना चाहिए कि इस्तेमाल उसका ढंग से करें, मतलब ज़रूरी होने पर ही इस्तेमाल करें, जैसे पानी है, बिजली है, हर चीज़ में है, तो आप देश का ही तो नुकसान कर रहे हैं ना। तो जो भी लोग हैं वो इस बीमारी में ये ध्यान रखें कि जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, जिससे आपका भी उसमें फ़ायदा है और सरकार का भी, आपके देश का भी। बहुत शानदार बात कही आपने, बिल्कुल। अच्छा, मैं लगातार संवाद कार्यक्रम में बहुत लोगों को बुलाता हूँ और बातचीत करता हूँ, और कोविड-19 को देखते हुए हम लोग काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं, जागरूक बातें करते हैं कि आप किस तरह से जागरूक हो। इससे हट के कुछ बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके सफ़र के बारे में, क्योंकि आप एक इतना बड़ा नाम है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और जाहिर सी बात है कि आपने भी अपने ज़िंदगी में जिससे शुरुआत की, आज आप इस मुकाम पे हैं। कुछ हमसे आप अपने सफ़र के बारे में बताइए मैम। रायबरेली में तो जब मैं आई थी, मेरे को करीब 25 साल हो रहा है रायबरेली में, और मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और सच्चे
भाव से कर रहे हैं तो कभी उसमें परेशानी नहीं आएगी आपको जी। चाहे कोई भी काम है वो हमारा कोई भी मतलब किसी भी प्रोफेशन में आया, अगर आप सच्ची ईमानदारी से और सच्चे मन से काम कर रहे हैं तो लोग आपका साथ अपने आप देते हैं। क्योंकि मेरे इतने साल के सफ़र में मैंने जो देखा, अपना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, आपके परिवार तो सबसे पहले आपका परिवार होता है जिसका साथ होता है आपके साथ। दूसरा आप जो समाज है, क्योंकि समाज हम ही आप लोगों से बनता है, जो समाज है आप उसको, अगर उसका साथ आपको मिल रहा है जी। आप उसका साथ कैसे मिलेगा? जब आप उसका साथ देंगे तो आपको उसका साथ मिलेगा। कहते हैं ना कि भगवान, जब आप किसी की सहायता करते हैं तो भगवान आपकी सहायता खुद करता है। अब वो समाज के रूप में ही करता है कि भाई जो भी है किसी को भेजता है या जैसे भी है वो आपको हेल्प खुद करता है। मेरा अपना यही सोच है कि आपको हमेशा दूसरे की हेल्प करके चलना चाहिए और जब भी कोई काम करें पूरी 100% के साथ जो आपकी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उससे 100% लेके चलें, 100% से करें। ये नहीं कि, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, अपना अपना हर एक इंसान का होता है कि भाई उसको कितना काम कर सकता है, पर जो भी करें 100% करें, अच्छे भाव से करें और हमेशा ईमानदारी से करें तो कभी दिक्कत नहीं आती। तो बहुत बढ़िया बात। मैं तो यही कहूँगी कि समाज को लेके चलें हमेशा, क्योंकि समाज ही से ही। और रायबरेली ने मुझे, मैं जब आई थी मेरे पास, शायद मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन रायबरेली ने मुझे बहुत दिया है, मेरे बिना मांगे मुझे बहुत दिया है रायबरेली ने। और अब तो समय है कि मेरे को देने वाला समय आ गया है कि मैं कुछ दे सकूँ उसे। मेरी ये इच्छा है कि मैं भी कुछ कर सकूँ रायबरेली के लिए। जी, जाहिर सी बात है कि मैं लगातार जिस तरह से देखता हूँ आपका पूरा परिवार और आप भी स्वयं सब लोग जिस तरह से कुछ ना कुछ रायबरेली के लिए करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। अभी देखिए कि कोरोना वायरस जब चल रहा तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब लगातार जनता के बीच में जाके कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं और जिस तरह से वो प्रयास करते हैं, आप लोग मिल के जिस तरह से प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ अलग ज़रूर दिखाता है। अंतिम सवाल मेरा आपसे, कैसा हॉस्पिटल देखती हैं आप? एक पीड़ा रहती है मन में कि आम जनमानस जो है वो कैसे फ़ायदा पाए। आप भी यही सोचते हैं, डॉक्टर साहब भी आपके जो है हस्बैंड वो भी यही बात सोचते हैं। मैं ये बात समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या सोच है आपकी, कुछ आपने क्या सोच रखा है कि जैसे आपने रायबरेली को देने की बात कही, चिकित्सा एक बहुत बड़ा मसला है और आदमी चाहता है कि उसे तुरंत से तुरंत आराम मिल जाए और आप लोग प्रयास भी करते हैं, मैंने देखा है, अपनी आँखों से स्वयं देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसको लेकर क्या लक्ष्य है, क्या सोचती हैं आपकी, और चिकित्सा व्यवस्था को कैसे सुचारू और बढ़िया बनाया जा सके जिससे आम जनमानस जो है, भारत के प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप अपने प्रयास के बारे में बताइए कि आपकी सोच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कि हम एक नर्सिंग होम से चला रहे हैं जी, तो जो भी कोशिश यही रहती है कि भी जो भी मरीज आ रहा है हम उसका पूरी तरह ध्यान रखें, किसी हर तरीके से इलाज में भी और जो भी उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से भी, और जितना भी रायबरेली के हिसाब से हम कर सकते हैं उतना तो कर ही रहे हैं। अब आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य तो मैंने आज तक कभी अपना ऐसे निर्धारित नहीं किया, कभी मैंने सोचा नहीं कि कल क्या होगा। मेरा सोच है कि जो है उसे अच्छे से अच्छा करते जाएं, हम आगे भी उससे अच्छा हो। और हमेशा मेरा सोच ये रहता है कि जो भी मैं मरीज की सेवा करूं, मैं ये हमेशा ये सोच के करना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह हूं तो क्या होगा। तो कभी आप गलती जल्दी से नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी अगर जो अपने लिए चाहता है वो दूसरे के लिए करेगा तो जल्दी से गलती नहीं कर सकता। यही मैं अपने स्टाफ को भी हमेशा कहती हूँ कि आप मरीज देखे की सेवा के लिए आप यहाँ, अगर आप ये सोचिए मैं इसकी जगह हूँ तो क्या होगा, तो आप जल्दी से गलती नहीं करेंगे। तो हमेशा यही सोच के चलते हैं कि भाई जो भी आए हमारे पास, कई बार बहुत थके हुए होते हैं तो मन करता है ना देखें, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि वो परेशानी में अगर आया है और आपने नहीं देखा तो आपका फ़र्ज़ है ये उसको देखना। ये तो है, मना भी कर सकते हैं उसे कि भाई नहीं देखेंगे, लेकिन फिर वो दिमाग में आपके बना रहता है कि मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो अगर परेशानी में है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप मरीज़ को देखें जरूर। तो यही है कि काम करते रहते हैं यही सोच के कि करना है तो भाई, और कुछ हेल्प जितनी कर सकते हैं किसी की वो कोशिश करते हैं। और इसमें मेरे को अपने परिवार का, डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग मिलता है। तो
सभी के सहयोग से चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय हमें दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि जिस तरह से आप इस कोरोना काल में जिस तरह से आपने लगातार जनता की सेवा की, इसको मैं और मेरी पूरी टीम आपको सलाम करती है। आपके द्वारा जो काम किया गया उसको सलाम करती है, और ईश्वर करे कि आप बहुत आगे बढ़ें और आपके अपने सारे सपने पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी जो सीधे लाइव हमारे साथ में जुड़ी थी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने प्रयास को कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, तो डॉक्टरों का सम्मान करिए, उनको भी आगे बढ़ाइए, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज को किसी भी तरह की कोई समस्या हो। डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी ने जिस तरह से साफ तौर पे बताया कि चाहे वो जितना परेशान हो, चाहे जितना थकान में हो, लेकिन अगर मरीज आता है तो उसको अटेंड जरूर करती हैं। तो साफ मैं आपसे कहता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि डॉक्टरों का सम्मान करिए, और डॉक्टर आपके साथ में हर लम्हे में खड़े हैं, हर उस पल में खड़े हैं जिसमें आप कष्ट में हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, और बाज़ारों में कम निकलिए, क्योंकि कोरोना वहाँ नहीं बनी है। थैंक यू, नमस्कार। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात।